हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको CBSE बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12 हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और यदि मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करूं तो उन लोगों को भी भाई हिंदी मीडियम के कोर्सेज हम अवेल कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम आप लोगों को ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेल कराते हैं, जिसको आप अवेल करके ई बुक्स और ई नोट्स को घर बैठे बैठे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, अपनी लर्निंग इंप्रूव कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर आप क्लिक करिए। क्लिक करके आराम से ई बुक्स एंड ई नोट्स आप अवेल कर सकते हैं एंड उससे अपनी लर्निंग को और भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। और यदि हम चैनल की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में फ्री एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। हमारे चैनल से डेली रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस का बेनिफिट आप ले सके। तो जल्दी जरूर से जरूर सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि हम लोग आखिरी वाली एक्टिविटी को आज पढ़ने वाले हैं, हमारे कैश फ्लो की। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर तो करना पड़ेगा भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए उसी के साथ हम आज की अमेजिंग से सेशन, आज की अमेजिंग से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे क्लास 12 अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के हम लोग अपने आखिरी लास्ट चैप्टर पर है, दैट इज चैप्टर नंबर 13 एंड इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है इसमें हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट जिन 3 एक्टिविटी से बनता है, उनमें से 2 एक्टिविटीज वी ऑलरेडी डन, जिसमें हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पढ़ा, क्वेश्चंस करे, पूरा समझा, एंड देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझा, पढ़ा, पूरे क्वेश्चंस किए। नाउ फाइनली तीसरी और आखिरी एक्टिविटी का आज हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आज का हमारा टॉपिक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो ये आखिरी और तीसरी एक्टिविटी है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसे आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे शुरू से लास्ट तक, कैसे क्या बनाना है, इसमें से हम कैसे कैश फ्लो को फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो आर यू गाइस रेडी? कि आप सभी तैयार हैं बढ़िया तरीके से? और यदि तैयार हैं तो भैया फिर लाइक और शेयर करके मुझे बोल दो तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूं। कर दिया लाइक शेयर? तो आइए फिर जल्दी से और फटाफट आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो भैया यहाँ जो लिखा है वो तो बाद का विषय है, वो तो हम पढ़ेंगे ही, पर यदि नॉर्मली हम देखें, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग जो शब्द है या जो वर्ड है ना, ये कहाँ से निकल के आया? फाइनेंस, और फाइनेंस निकला है आपके फंड से। तो फंड, फाइनेंस या फाइनेंसिंग, दीज वर्ड्स आर रिलेटेड विद कैश, पैसा, कैपिटल, जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, है ना। तो फाइनेंसिंग मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा आप अरेंज कर रहे हो, उसको हम कहते हैं फाइनेंस। ठीक है, उसको हम कहते हैं फाइनेंस, और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाती है। तो बेसिकली आपको पता है भाई, हमारी बॉडी जैसे ब्लड के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही बिजनेस कैपिटल के बिना नहीं चल सकता। बिजनेस में कैपिटल का फ्लो होना जरूरी है, जैसे बॉडी में ब्लड का फ्लो होना जरूरी है, वैसे ही बिजनेस में कैपिटल का फ्लो होना जरूरी है। तो कैपिटल बिजनेस लेकर आता है, जिससे बिजनेस क्या करता है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करता है। तो उसके लिए उसे पैसा चाहिए, उसे अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा, कैपिटल चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो उस कैपिटल को जिस तरीके से वो अरेंज करके ला रहा है, अब जरूरी नहीं है सब बिजनेस के पास अपना खुद का ही पैसा हो, बहुत से बिजनेस बैंक से लोन लेते हैं, शेयर कैपिटल लेते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा लेकर आते हैं, एंड सो ऑन। ये सब तरीके हैं जिनसे बिजनेस पैसा लेकर आ रहा है या कैपिटल लेके आ रहा है, जिससे अपने बिजनेस को चला सके। तो ये पूरी जो एक्टिविटी है, जिससे अब जैसे कि आपके घर में शादी है, ठीक है,
शादी नहीं, अभी तो एग्जाम आ रहे हैं, अगर कभी सपोज कर लो कि यदि आपके घर में शादी है तो आपको क्या चाहिए रहेगा, पैसा चाहिए रहेगा, उतना 20-40 लाख समथिंग लग जाता है शादी में, ठीक है। तो वो 30-40 लाख रुपए आप कहीं से अरेंज करोगे, आप लोन लोगे या अपने रिश्तेदारों में किसी अपने वाले से शायद आप बोरो कर लो, है ना, एंड सो ऑन, या आपने कहीं बैंक में एफडी मतलब रखी होगी करके, उसका अमाउंट आप यूज कर लोगे। तो बहुत सारे आपके पास अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप अमाउंट को अरेंज करके वो शादी का जो फंक्शन है उसको कंडक्ट कर सकते हो। सेम बिजनेस में भी बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए जो अमाउंट लग रहा है, जो पैसा लग रहा है या जो कैपिटल लग रही है, उसको कैसे अरेंज करना है, फिर उसको अरेंज करेंगे तो बदले में उसमें ब्याज दैट इज इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, या शेयर कैपिटल ला रहे हैं तो उनको डिविडेंड भी देना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो ये जो पूरा काम चल रहा है ना अपना पैसों से संबंधित, और पैसा भी कैसा, कैपिटल वाला, कैपिटल मतलब जिससे बिजनेस रन करता है, ठीक है। तो बिजनेस जिससे रन करता है उस कैपिटल को अरेंज करना, फिर बदले में उसमें इंटरेस्ट देना, बदले में डिविडेंड देना, ऑल दीज एक्टिविटी कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर, काय में आ रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ रही है। क्लियर, बिल्कुल नॉर्मल जनरल सी भाषा में मैंने आपको समझाया। अब आ जाओ यहाँ जो लिखा है उसको और समझ लेते हैं भाई साहब। तो गाइस हम लोग इसको रीड कर लेंगे, क्या लिखा है देखो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज आर दोज एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। पहले अगर मेरे बिजनेस है, मान लो मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए ही थी कैपिटल जिससे बिजनेस चलने वाला था, बिजनेस चल रहा था, फिर मैंने कहीं से कैपिटल लाई तो मेरे बिजनेस की कैपिटल का साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। पहले 1 लाख थी, सपोज मैंने 2 लाख बैंक से लोन ले लिया तो अब मेरी कैपिटल बढ़ के 3 लाख हो गई, तो मेरी कैपिटल का साइज बढ़ गया या कॉम्पोजिशन बढ़ गया, ठीक है, जिसमें या तो मैं इक्विटी के तहत पैसा लाई होंगी, प्रेफरेंस शेयर के तहत पैसा लेकर आई होंगी, या फिर बोरोइंग करके भी पैसा लाई होंगी। 3 तरीके ही होते हैं हमारे, या तो कैपिटल जो होती है वो ओनर्स कैपिटल होती है, मतलब हमारे ओनर शेयर होल्डर्स की कैपिटल, तो वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, या हम बाहर के लोगों से पैसा भी लेकर आ जाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसमें हमारी बोरोइंग जैसे कि डिबेंचर्स या बोरोड फंड, ये लोन लेना बैंक से, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे मैं पैसा अरेंज कर रही हूँ, फंड अरेंज कर रही हूँ और बिजनेस में वो पैसा लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ, ताकि मेरा बिजनेस चले, डे टू डे एक्टिविटीज हो सके, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है, जब मैं कैपिटल ला रही हूँ, पैसा ला रही हूँ बिजनेस में, तो मेरी बिजनेस की जो कैपिटल है वो चेंज हो रही है, उसका कॉम्पोजिशन, उसका साइज चेंज हो रहा है। इट इंक्लूड्स प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। तो इसमें हम कैसे देख सकते हैं कि कैपिटल कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो अगर हमको कैपिटल लेके आनी है तो हम कैसे ला सकते हैं बिजनेस में कैपिटल, आप शेयर इशू कर दीजिए, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, है ना। आप डिबेंचर, अब ये इक्विटी और प्रेफरेंस के थ्रू जो कैपिटल ला रहे हो वो ओनर्स कैपिटल है, तो वो ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, सॉरी इंटरनल लायबिलिटी है, अंदर वालों अपने वालों से यहाँ पैसा ले रहे हो। दूसरा, अगर मैं देखो बाहर वालों से, एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि आप कैपिटल बाहर से ले रहे हो तो वो भी लायबिलिटी एक्सटर्नल, जिसमें आप डिबेंचर्स इशू करके पैसा ला सकते हो, लोन ले सकते हो, बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर सकते हो, या फिर बोरोइंग्स का रीपेमेंट कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स का रीपेमेंट, इक्विटी का तो नहीं लेकिन प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट कर सकते हो। आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल को रीपे नहीं किया जाता, उसको तो जब कंपनी वाइंड अप होती है जब भी किया जाता है ना, उनको रीपे नहीं करते हम लोग। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को यदि वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको हम रीपे कर रहे हैं, या तो शेयर इशू कर रहे हो या रीपे कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो या रीपे कर रहे हो, उनको डिविडेंड दे रहे हो, उनको इंटरेस्ट दे रहे हो। ऑल दिस कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Clear? Accordingly, receipts and payments on account of the above items are shown in the cash flow statement as the cash flow from financing activity. तो ये जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई, चाहे इनसे पैसा आ रहा हो, चाहे शेयर इशू करके पैसा आ रहा है, डिबेंचर्स इशू करके आ रहा है, लोन लेके आ रहा है, या किसी भी तरीके से जो यहाँ मैंने हाईलाइट करे हैं, इन तरीके से पैसा आ रहा हो या जा भी रहा हो, जाएगा कैसे, या तो प्रेफरेंस शेयर वालों का रीपेमेंट हो रहा होगा, डिबेंचर्स रीपे कर रहूंगी, बैंक का लोन रीपे करना है, या फिर जो बोरोइंग ली थी वो रीपे कर रही हूँ। तो ये अगर रीपे भी कर रही हूँ, मतलब मैं यदि इनको पेमेंट भी कर रही हूँ, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर हुआ, किस चीज के अंदर आ जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये एक्टिविटी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, राइट? ओके, नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेपरेटली शोन, इसको हम अलग से दिखाएंगे। हालांकि कैश फ्लो बनता ही की है, पर तीनों एक्टिविटीज अलग अलग, मिक्सअप नहीं होता किसी भी एक्टिविटी का। हम लोग यहाँ पे कोई मिक्स वेज नहीं बनाते कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब मिक्स करके बस लिख दिया, नहीं, सेपरेट, ऑपरेटिंग अलग, देन इन्वेस्टिंग एंड लास्ट में फाइनेंसिंग, सबको सेपरेट, एक ही कैश फ्लो स्टेटमेंट पे तीनों को सेपरेटली हम शो करते हैं, ठीक है? सेपरेटली शोन बिकॉज it is useful in estimating claims on cash flow by lender of fund in futures। तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि हमने किससे कितना पैसा लिया है और किसको कितना दिया है, रीपे करा तो लौटा दिया, तो वो पूरा आइडिया आपको लग जाएगा ना। अब मान लो आपने पूरा मिक्सचर कर दिया, आप ढूंढते ही रह जाओगे, दिन भर बैठ के ढूंढते ही रहोगे कि हमने कहाँ से पैसा लिया, शेयर वालों से कितना लिया, डिबेंचर वालों से कितना लिया। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए सेपरेट हम उसको लिखते हैं, ताकि जब भी हमको देखना हो कि हमारी उधारी कितनी है, हमने पैसा शेयर से कितना लिया, डिबेंचर से कितना लिया, रीपे कितना किया कि नहीं किया, ये सारी चीजों के लिए आपको सेपरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Cash flow from investing activities is determined by analyzing the change in equity and preference share capital। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देखो, अच्छा पहले पूरा रीड कर लेते हैं। Cash flow from financing activity is determined by analyzing the change in equity and preference share capital, debenture and other borrowing, short term या long term। जब भी आपको यदि कैश फ्लो पता करना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ, कैश फ्लो मतलब आया कितना और गया कितना, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों कितना हुआ है, कौन सी एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो ये कैसे डिटरमाइंड होगा, आपकी जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें जो चेंजेस हुए, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल मेरे 50,000 इक्विटी शेयर्स थे मेरी कंपनी के, इस साल बढ़ करके वो हो गए 70,000, तो इंक्रीमेंट कितने का आया, बढ़ा कितना, पहले पिछले साल 50,000 थे, इस साल 70 हो गए, मतलब 20,000 और बढ़ गए पिछले साल के मुकाबले। देखिए इस साल मैंने 20,000 और एक्स्ट्रा क्या किए, इशू करे, तो मेरे अब 70 हो गए, तो 20,000 और इंक्रीज हुए ना। तो मैं क्या बोलूंगी, यदि मैंने इक्विटी शेयर 20,000 और इशू करे तो मतलब मेरे पास 20,000 की कैपिटल और आई है ना, मेरे पास 20,000 की कैपिटल और आ गई, तो मेरी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, राइट? तो मतलब इनफ्लो, मतलब क्या हुआ, इनफ्लो की यदि, चलो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इक्विटी शेयर्स, प्रीवियस ईयर मेरे पास थे 50,000 की कैपिटल के इक्विटी शेयर थे, इस बार मैंने और ऐड कर दिए, मैंने सोचा 20,000 और ऐड कर देती हूँ, तो अब मेरे पास टोटल कितनी हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल, 70,000 हो गई कि नहीं हो गई, है ना? तो ये प्रीवियस ईयर की थी, ये आपकी करंट ईयर की है, क्योंकि मैंने 20,000 और उसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए इस साल। तो मैं क्या बोलूंगी, ये जो 20,000 है ये क्या हो गया, इस साल इनफ्लो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यदि 20,000 के इक्विटी शेयर इशू करे तो मेरे पास 20,000 की कैपिटल और आ गई, ठीक है? तो ये इनफ्लो हुआ, कितने, 20,000 और इनफ्लो हुआ, कहां से, इनफ्लो, या फिर आप लिख सकते हो कैश इनफ्लो फ्रॉम, अब ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि शेयर इशू करके पैसा लाना कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैं क्या बोलूंगी, इस साल कैश इनफ्लो जो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो 20,000 हुआ है इक्विटी शेयर के माध्यम से। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो यदि आपको कैश फ्लो फाइंड करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो आप इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में चेंजेस हुए हैं, या डिबेंचर में, हो सकता है पिछले साल डिबेंचर कम थे, इस साल और बढ़ गए हों। अब हाँ, एक अपोजिट चीज भी होती है कि मान लो पिछले साल मेरे डिबेंचर थे 20,000, पिछले साल डिबेंचर की बात कर रही हूँ ना, और प्रेफरेंस शेयर भी ले लो, अच्छा, या तो डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या कोई लोन हो सकता है आपका, कोई बोरोइंग भी हो सकती है। तो पिछले साल 20,000 थी, सपोज इस साल 10,000 हो गई, तो मैं इसको क्या मानूं, यार पिछले साल 20 थी, इस साल 10 हो गई, कम कैसे हो गई, मतलब मैंने जो माइनस में, मतलब मैंने जो, यदि इसको माइनस करूं तो जो 10,000 है ये मैंने क्या कर दिया होगा, रीपे कर दिया होगा, ठीक है? क्योंकि पिछले साल 20 थी, इस साल 10 है, इसका मतलब 10,000 मैंने रीपे कर दिया, चाहे वो डिबेंचर हो, लोन हो या कोई प्रेफरेंस शेयर हो। यदि पिछले साल ज्यादा थे, इस साल कम हो गए, तो मतलब मैंने जितने कम हुए हैं उतने मैंने रीपे कर दिए हैं। तो डिबेंचर है तो मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन हो गया, ठीक है? प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस भी आपके रिडेम हो गए, और यदि लोन है तो लोन आपका रीपे हो गया। क्लियर? तो मतलब मैंने रीपे कर दिया, अमाउंट लौटा दिया उतना, राइट? इक्विटी शेयर तो लौटाए नहीं जाते, वो तो कंपनी जब बंद होती है तभी लौटाए जाते हैं, बीच में आप उनको इक्विटी शेयर वालों को नहीं, केवल उनको डिविडेंड ही देते हैं, ठीक है? और हाँ, डिविडेंड आप इनको दे रहे हो,
आपके लिए ये एक आउटफ्लो है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो आउटफ्लो कि आप रीपे कर रहे हो, तो ये आउटफ्लो है। और यदि आप इन लोगों को डिविडेंड दे रहे हो, लोन वालों को भैया इंटरेस्ट दे रहे हो, शेयर्स वालों को आप डिविडेंड दे रहे हो, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपका पैसा बाहर जा रहा है, तो ये भी आपका आउटफ्लो है, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर, राइट। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो भी है, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग चाहे कैसी भी हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही बोरोइंग्स आपकी इंक्लूडेड हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जैसी भी बोरोइंग है, दोनों से ही पैसा आ रहा है, कैपिटल आ रही है, तो दैट ऑल्सो कंसिडर्ड। ओके, नाउ डिविडेंड पेड इन ऑल एंटरप्राइजेस एंड इंटरेस्ट पेड। तो आप जो डिविडेंड पे कर रहे हो या जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसके केस में? नॉन फाइनेंसिंग की बात कर रही हूँ, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। तो क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, पर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, समझ में आया? डिविडेंड देना, इंटरेस्ट देना, ये सब इनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग कंपनी का तो ये रोज का ही काम है, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर एवरीथिंग? चलिए, तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट। अब आएंगे आगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एन इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ड्यू टू बोनस इशू ऑफ शेयर इज नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी की पॉइंट्स हैं ये, इनको लिख लो इफ यू वांट। भूल जाते हो तो भैया लिख लेना इसको, कि यदि हम इक्विटी शेयर इशू तो कर रहे हैं, लेकिन वो बोनस वाले, बोनस शेयर किसको देते हैं? हम अपने ही शेयर होल्डर्स को, और हम बोनस शेयर देते हैं, तो उनको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर इन बोनस। या हम जब बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी जिनको दिया हुआ है हम लोगों ने शेयर, उनको और एक्स्ट्रा देना, इज कॉल्ड एज बोनस शेयर। तो भाई इसको आप कैश फ्लो मत मानना। नॉर्मली आपने इक्विटी शेयर इशू करे तो वो आपके कंसिडर किए जाएंगे एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो इनफ्लो हो जाएगा कि आपने इक्विटी शेयर इशू करे, कैपिटल आपके पास आई है, तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनफ्लो है। लेकिन यदि वो बोनस शेयर है तो बेटा यहाँ पे आपका नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज द कंपनी डज नॉट रिसीव कैश इन दिस केस, बट इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। इस केस में होता क्या है कि कंपनी प्रॉफिट में बोनस देती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, यहाँ सॉरी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, है ना। कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। का मतलब यही होता है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में से जो बोनस दे रही है कंपनी, उसको कैसे दे रही है? शेयर कैपिटल के रूप में। शेयर कैपिटल के रूप में मतलब शेयर्स के रूप में, शेयर इशू करके, जिसको हम बोलते हैं क्या? बोनस शेयर। क्या बोलेंगे? बोनस। तो प्रॉफिट जब कंपनी को होता है तो कंपनी उस पर बोनस देती है, और यदि बोनस कंपनी कैश में नहीं दे रही है, कैश में कंपनी बोनस नहीं दे रही है, कंपनी बोनस के बदले, बोनस किस तरीके से दे रही है? शेयर्स को इशू करके बोनस दे रही है। और यदि शेयर को इशू करके बोनस दे रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हमने शेयर इशू करे हैं एज अ बोनस शेयर, लेकिन बदले में हमें इन शेयर्स पे कैश नहीं मिलता, कैश नहीं मिलता। तो जब कैश नहीं मिल रहा तो कहाँ से इनफ्लो ऑफ कैश बोलोगे? जब कैश ही नहीं मिल रहा तो इनफ्लो ऑफ कैश क्या होगा? कुछ नहीं है। दैट इज वाई यदि आपके बोनस शेयर हैं तो वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होते, क्योंकि भैया प्रॉफिट में हम बोनस दे रहे हैं, बोनस। लेकिन यदि कैश में दे दे तो ठीक है, कैश जाता आपका, लेकिन आप कैश में बोनस दे ही नहीं रहे हो, आप बोनस दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर, कि आपके पास ऑलरेडी शेयर है 10, लो 5 और ले लो एज अ बोनस। तो आप उनने 5 और ले लिए, उनने आपको बदले में कैश नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए तो वो बोनस है ना। यदि वो कैश दे देंगे तो फिर बोनस का मतलब ही क्या? समझ रहे हो आप? देखो, प्रॉफिट में से देना चाहिए इनको, प्रॉफिट में से जो बोनस देना चाहिए वो कैश के रूप में देना चाहिए, पर ये कैश के रूप में ना दे करके उनको बोनस किस रूप में दे रहे हैं? इक्विटी या फिर शेयर के रूप में दे रहे हैं। इक्विटी हो कैसे भी हो, शेयर के रूप में बोनस दे रहे हैं इनको। ठीक है, तो इन्होंने शेयर रख लिए एज अ बोनस, इन्होंने अपने कंपनी के, जो कौन ने रख लिए? जो ऑलरेडी जिनके पास शेयर्स पहले से थे, ऑलरेडी जो आपके शेयर होल्डर्स थे, उनको और बोनस देना। कि आपके पास 10 है, फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर है, उसके पास पहले से ही 10 शेयर है, तो उसको बोला भैया 5 और ले लो, बोनस में ले लो। तो बोनस में लिया, फ्री में लिया एक तरीके से, तो बदले में वो पैसा नहीं दे रहा है ना, बदले में कैश क्यों देगा? फिर मतलब ही क्या बोनस का? बोनस का मतलब ये है कि कोई चीज आपको एक्सेस मिल रही है, एक्स्ट्रा में कोई चीज मिल रही है। ठीक है, तो कंपनी की तरफ से उनके जो पहले से शेयर होल्डर्स है, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है, उनको और एक्स्ट्रा में बोनस में शेयर दिए जा रहे हैं, तो वो बदले में पैसा नहीं दे रहे हैं।
ठीक है। तो जब पैसा दे ही नहीं रहे तो कंपनी को कैश ही नहीं रिसीव हो रहा है, तो बोनस शेयर पे कंपनी को कैश रिसीव ही नहीं होता है, दैट इज वाई ये कोई कैश इनफ्लो नहीं है। रीजन समझ आया? यदि एग्जाम में आए तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सिमिलरली कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू न्यू डिबेंचर और शेयर्स इज नॉट शोन इन कैश फ्लो। वैसे ही अब आप सोचो कि आप डिबेंचर को कन्वर्ट करा रहे हो दूसरे फॉर्म ऑफ डिबेंचर में या फिर शेयर में। हमने पढ़ा है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, आपने पढ़े कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो आप एक डिबेंचर को, फॉर एग्जांपल ये रिडीमेबल वाला था, आप इसको कन्वर्ट करा रहे हो इररिडीमेबल वाले डिबेंचर में। डिबेंचर के हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं, तो या तो आप एक डिबेंचर को दूसरे में कन्वर्ट करा रहे हो, तो इससे पैसा आना जाना तो है ही नहीं, बस कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा तो है नहीं आप कन्वर्ट होने के लिए पैसा देना पड़ रहा होगा, कुछ नहीं देना होता है यहाँ, ठीक है। तो अगेन कैश इनफ्लो है ही नहीं कंपनी के पास। या आप चाहो तो एक अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट करा सकते हो, दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, यदि वो डिबेंचर्स आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो या तो एक डिबेंचर दूसरे डिबेंचर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, या एक डिबेंचर आपका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है डिबेंचर्स का शेयर में या डिबेंचर का ही किसी दूसरे फॉर्म के डिबेंचर में, तो इससे आपको इनफ्लो कुछ नहीं हो रहा है, कंपनी को इससे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ भी उतने का ही शेयर था या डिबेंचर था, वहां भी उतने का ही रहेगा। क्लियर? तो ये दो चीजें हैं जो आपके इनफ्लो नहीं मानी जाती हैं अकॉर्डिंग टू या फिर अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? समझ में आया? तो ये दो चीजें हैं। अब आइए फाइनली हम लोग इस टेबल से देख लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले तो हम वही अपना फॉर्मेट बनाते हैं पर्टिकुलर एंड अमाउंट का। नंबर 1 सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें हमें जिन तरीकों से पैसा आ रहा है सबसे पहले उनको लिख लो। जैसे भी पैसा आ रहा है, क्योंकि वो ऐड होगा, इनफ्लो हो रहा है तो वो ऐड होगा, तो जैसे भी पैसा आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो ऐड कर लो। फिर जहां पे पैसा जा रहा है, लिखा है ना कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहां पे पैसा जा रहा है मतलब आउट हो रहा है, उसको यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है, ये आइटम प्लस होंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से ये आइटम आपको माइनस करना है। कौन से वाले? यहाँ तक माइनस कर दोगे, फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी। जितना पैसा आया उसमें से जितना गया आपस में माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी कि कितना पैसा बिजनेस में आया, ज्यादा आया। इनफ्लो ज्यादा होगा तो आपके पास इनफ्लो हुआ, और यदि आउटफ्लो ज्यादा होगा तो मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा, पैसा बाहर ज्यादा गया है। तो एक एक करके देख ले हमको क्या क्या लिखना है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसके फिर उसके नीचे जिन भी तरीकों से आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू पैसा आया है या जो इनफ्लो हुआ है उनको फिर हम एक एक करके लिखेंगे, जिनको ऐड करेंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है तो ये सब ऐड होते जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसीड्स मतलब होता है बेटा रिसीव होना। प्रोसीड्स, ये जो जहाँ भी वर्ड दिखे आपको, प्रोसीड्स मतलब यही होता है कि कुछ आपको मिल रहा है, कुछ आप रिसीव कर रहे हो, तो प्रोसीड्स मतलब रिसीव करना। ठीक है, तो ये आपको क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है इशू ऑफ शेयर्स पे, है ना। इशू ऑफ शेयर करके कैपिटल यदि रिसीव हो रही है जिसमें भले प्रीमियम भी जुड़ी है, तो वो प्रीमियम सपोज करो 10 रुपए शेयर का है, 2 रुपए प्रीमियम है, तो वो पूरा पैसा जोड़ के प्रीमियम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल रिजर्व, राइट। इट इज ऑल्सो योर नॉट कैपिटल रिजर्व, इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिजर्व। ठीक है, तो ये आप इसमें शामिल करोगे। तो आपको यदि इशू ऑफ शेयर करके भले प्रीमियम में भी करे तो जो पूरा पैसा मिला शेयर कैपिटल का वो मिला, इनफ्लो हुआ, उसको ऐड कर दो। दूसरा आपको प्रोसीड मतलब पैसा रिसीव हुआ, कैपिटल रिसीव हुई, इशू ऑफ डिबेंचर्स करके आपने डिबेंचर इशू किया, आपको कैपिटल मिली, प्रीमियम भी जुड़ी रहेगी बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको यहाँ पे नहीं इंक्लूड करना है, केवल प्रीमियम जोड़ के यदि आपने डिबेंचर्स इशू करें तो उसको जोड़ के आप लिखो कितना अमाउंट आपको मिला डिबेंचर कैपिटल एज अ डिबेंचर अमाउंट, आप उसको ऐड करोगे। उसके बाद यदि आपने कोई लोन लिया है या कोई भी आपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन है आपका, इवन यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश क्रेडिट भी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप एक्सेस मनी यदि अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हो तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो एक तरीके से वो भी पैसा ही है जो आप अरेंज कर रहे हो, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है आपको फंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, इसलिए आप उसको अरेंज कर रहे हो। तो इस तरीके से भी यदि बैंक ओवरड्राफ्ट भी कर लिया है तो भूलना नहीं, कहीं लिख लो, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, इससे भी पैसा आपको मिल रहा है।
सपोज मेरे बैंक अकाउंट में केवल 1 लाख थे, मुझे 1.5 लाख की जरूरत है, तो मैंने बैंक से 1.5 लाख विड्रॉ कर लिया। वो जो 50,000 जो अकाउंट में तो थे नहीं, अकाउंट में केवल 1 लाख थे, तो वो जो 50,000 मैंने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए वो मेरे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है। लेकिन अब मुझे तो पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने एक्स्ट्रा विड्रॉ करे, कोई मैंने अपने शौक के लिए तो करे नहीं है, मेरे को बिजनेस में पैसों की जरूरत थी और मेरे पास नहीं थे, दैट इज वाई मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट किया 50,000 का। तो ये मेरे को एक तरीके से इनफ्लो है, 50,000 का मुझे मिला। हालांकि मुझे लौटाना पड़ेगा, 1 लाख नहीं लौटाना है क्योंकि वो मेरे अकाउंट के, लेकिन वो 50,000 जो मैंने एक्स्ट्रा विड्रॉ करे, बैंक ओवरड्राफ्ट करे, वो मुझे लौटाना है। तो अगेन ये एक फंड है जो मैंने अपने बिजनेस के पर्पज से लिए लिया, अब मुझे ये लौटाना पड़ेगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा और एक टाइम बाद लौटा दूंगी, तो दिस कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली। क्लियर? तो इन सभी तरीकों से आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, दैट इज वाई इन सबको लिखोगे, ऐड करोगे, फाइनल अमाउंट ऐड करके यहां लिख देना। अब जिन तरीकों से पैसा गया है, ये तो आया ऐड हो गया, अब जिन तरीकों से जा रहा है उनको आपको माइनस करते चलना है। ठीक है, तो कैसे कैसे? सबसे पहले फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा लौटाना पड़ता है, तो उनको यदि आपने रिडीम किया है, रिडेम्पशन किया है, तो वो माइनस हो जाएगा। सेम यदि आपने डिबेंचर्स वालों का रीपेमेंट करी, रिडेम्पशन किया, तो वो माइनस हो जाएगा। ये ब्रैकेट में सब अमाउंट्स आएंगे क्योंकि पैसा आपका आउटफ्लो हो रहा है। उसके बाद यदि आपने अपने ही इक्विटी शेयर बायबैक कर लिए है, प्रीमियम भी मिला करके, प्रीमियम इंक्लूड रहेगी, डिस्काउंट आपका भले इंक्लूड नहीं रहता पर प्रीमियम इंक्लूड रहती है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर लोगों में इशू करे थे, अब मैं ही अपने शेयर को लोगों से खरीद रही हूँ, तो ये यदि कर रहा है इससे भी मेरा पैसा बाहर जाएगा। मैं शेयर खरीदूंगी, मैं आप लोगों को पैसा दूंगी, मेरा पैसा बाहर जाएगा। कैश आउटफ्लो यदि होगा तो अगेन ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। उसके बाद यदि मैंने लोन लिया था उसको मैं रीपे कर रही हूँ, भले वो लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म था, कैसा भी हो, अगर रीपे हो रहा है लोन तो वो भी इस तरीके से भी मेरा पैसा बाहर जाएगा। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट यदि था, कैश क्रेडिट था, तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं रीपे कर रही हूँ, मैंने बोला ना अभी 1 लाख थे, 50,000 एक्स्ट्रा निकाले, तो सपोज यदि 1 महीने बाद वो 50,000 में लौटा रही हूँ तो मेरे जेब से वो आउटफ्लो हो रहा है, 50,000 जा रहा है, तो ये भी अगेन मेरा आउटफ्लो में आ जाएगा अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड आपको पता है ना क्या होता है, फाइनल डिविडेंड जो दिया जाता है। प्रपोज्ड डिविडेंड एक होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर के लिए को एक ऑफर देते हैं कि हम इतना आपको डिविडेंड देंगे, वो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है। और यदि शेयर होल्डर उसको अप्रूव कर दे तो वो फाइनल फिर वो पे हो जाता है, इंटरिम डिविडेंड हो जाता है। ठीक है, तो यदि इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको यहाँ से माइनस करना है क्योंकि इससे पैसा बाहर गया है। और डिविडेंड दिया है मतलब आपने फाइनेंस कहीं से लाए होगे, इसलिए आपने डिविडेंड दिया है। सेम यदि फाइनल डिविडेंड पे किया है वो भी आपका माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट आपने डिबेंचर्स पे किया है वो भी माइनस होगा। आपने लोन पे इंटरेस्ट दिया है, भले वो शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, जब भी आपने इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड दिया, ये सब आपका कैश आउटफ्लो में आ जाएगा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन सबको माइनस कर दोगे। ठीक है, जो ऐड किया था उसमें से ये सभी चीजें माइनस हो जाएंगी। देन फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, कैश आपका इनफ्लो कब होगा, जब आया आपके पास ज्यादा, ऊपर वाली चीजें ज्यादा है और ये माइनस वाली यदि कम है तो कैश इनफ्लो होगा। लेकिन यदि माइनस वाली चीजें ज्यादा है मतलब पैसा आया कम और बाहर ज्यादा गया तो आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब कैश यूज्ड हो जाएगा कि कैश इतना बिजनेस में यूज हुआ है, कैश आउटफ्लो आपका एक्सेस में है। क्लियर? बहुत ही सिंपल चीज है। अब देखो नोट में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। देखो कैश क्रेडिट ये होता है कि हम बैंक से ही थोड़ा एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर कैश क्रेडिट। वो भी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा ही सेम रहता है। थोड़े टाइम के लिए बिजनेस से आप क्रेडिट ले लेते हो, उधार पैसा ले लेते हो अपने बैंक से, और ठीक है। एंड बोरोइंग्स, दस दीज टू आइटम्स आर शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये दोनों आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही आते हैं क्योंकि इन दोनों से आप एक्स्ट्रा पैसा लेते हो और उसको एज अ फाइनेंस, एज अ कैपिटल आप यूज कर रहे हो और थोड़े टाइम बाद आप उसको लौटा दोगे, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। क्लियर? यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई, समझ में आया? तो अपन आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। शेयर, अच्छा अब ये हमने हालांकि पढ़ लिया लेकिन इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडर राइटिंग कमीशन पेड। तो ये आप जानते हो, इसको बोलते क्या है? चलो जल्दी से मुझे पहले बताओ, ये शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? जब भी आप शेयर को इशू करते हो तो कुछ खर्चा लगता है कि नहीं लगता? फ्री में थोड़ी ना हो जाएंगे।
फाइल चार्जेस लगेंगे आपके। उसके बाद आप जिस तरीके से इशू कर रहे हो, कोई यदि आपके बीच में मीडिएटर है उसका फीस, उसकी चार्जेस लगेंगे। और अंडर राइटर वही होता है आपका अंडर राइटर कमीशन, है ना। तो यदि आपने शेयर इशू करते टाइम कोई खर्चे पे करे हैं, है ना, और यदि आपने उसमें कोई अंडर राइटर को कमीशन दिया है, तो ये क्या करना है, इसको कहाँ लेके चलना है। तो देखो, यदि शेयर इशू करते टाइम कोई खर्चा लगा है, जब भी शेयर इशू करोगे कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। सो शेयर इशू एक्सपेंसेस आर शोन एज आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, हम कर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहे ना, शेयर को इशू करना इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यदि आप शेयर को इशू कर रहे हो तो बेटा आप क्या कर रहे हो, एक तरीके की फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और यदि उसमें खर्चा लग रहा है तो भैया वो खर्चा फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही खर्चा हुआ, क्योंकि इक्विटी शेयर या कोई भी शेयर को इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसको इशू करने में जो खर्चा है वो खर्चा भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। जब शेयर्स को इशू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी को करने में जो खर्चा हो रहा है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही आएगा। तो यदि कभी क्वेश्चन में मिल जाए कि शेयर इशू करते टाइम के खर्चे, तो भैया शेयर इशू करना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो वो खर्चा भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही बन जाएगा। और इस तरीके से आपको आउटफ्लो होगा कि जब खर्चा कर रहे हो तो पैसा बाहर जा रहा है, आपका आउटफ्लो हो रहा है। तो वो जो आउटफ्लो है उसको आप काय के अंदर लिखोगे, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। यदि शेयर इशू कर रहे हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है, तो उसको इशू करने में जो खर्चा है वो भी कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। सिंपल। अब आ जाओ दूसरा, अंडर राइटिंग कमीशन। बेटा ये अंडर राइटर कौन होते हैं? अंडर राइटर वो होते हैं जो आपके शेयर को पब्लिक में इशू कराने का काम करते हैं। आपने तो इशू कर दिए, अब आप थोड़ी ना घर घर जाओगे, पब्लिक तक पहुंचोगे। भाई आप तो कंपनी के मालिक हो यार, आप थोड़ी ना जाओगे। बीच में मीडिएटर होता है अंडर राइटर जिसे कहते हैं, वो ये काम करता है। आपने शेयर इशू कर दिया, अब उसका काम है बेसिकली वो एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है एक कंपनी और पब्लिक के बीच में, वो होता है। अब जैसे मैंने इशू कर दिए, पर मैं कैसे आप तक पहुंचूं, पब्लिक तक पहुंचूं और कैसे बोलूं कि यार मैंने शेयर इशू करें, आप सब्सक्राइब करो। तो वो जो अंडर राइटर होता है, बीच का जो अपना मीडिएटर होता है, उसका काम होता है कि वो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन कराए, पब्लिक को कहे कि वो शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करे। तो मीडिएटर का काम क्या है? कमीशन, दलाल, है ना, दलाल जैसे हम कह सकते हैं, जो कमीशन के बेसिस पे काम करता है। ओके, तो यदि उस अंडर राइटर को कमीशन दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? कमीशन आपका खर्चा है ना। कंपनी, मैं यदि कमीशन दे रही हूं तो मेरे लिए खर्चा है, पर वो खर्चा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं शेयर इशू करवा रही हूं उस अंडर राइटर के माध्यम से। ठीक है। सो अंडर राइटिंग एक एग्रीमेंट है वेयर जो अंडर राइटर होता है वो क्या करता है? अंडरटेक टू सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स। तो जो अनसब्सक्राइब, देखो पहले मैंने शेयर इशू करे, जितने लोगों को पता चला उन्होंने सब्सक्राइब कर दिए। स्टिल यदि बच गए तो मैं एक मीडिएटर को बोलूंगी जिसका नाम है अंडर राइटर, जिसे हम अंडर राइटर कहते हैं। वो उसका काम होगा कि जो बचे हुए कंपनी के अनसब्सक्राइब्ड शेयर रह गए उनको क्या करवाए? उनको सब्सक्राइब्ड करवाए। ठीक है, तो उसका काम है कि वो सब्सक्राइब करवाए अंडर सब्सक्राइब शेयर को। एंड यदि कोई डिबेंचर है तो उसको भी, है ना, डिबेंचर और शेयर जितने हो गए कंपनी के इशू, कंपनी के सब्सक्राइब जितने हो गए तो ठीक है, जो बचे हुए हैं उनको सब्सक्राइब कराने का काम फिर वो करता है। ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ये पब्लिक को ऑफर करता है कंपनीज के जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स या डिबेंचर्स होते हैं उनको पब्लिक में जाके ऑफर करके सब्सक्रिप्शन कराता है। ठीक है, ताकि मेरे पूरे शेयर सब्सक्राइब हो जाए। थोड़े बहुत रह जाते हैं क्योंकि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, और मान लो कंपनी का 85 हो पाया, 5 और करना है, तो ऐसे अंडर राइटर्स को कंपनी करती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या कर सकते हैं ऐसे अंडर राइटर्स को कंपनी, मतलब हायर करती है और फिर उसकी हेल्प से जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स या डिबेंचर्स है उनको सब्सक्राइब कराती है। ठीक है, द अंडर राइटर आर पेड कमीशन फॉर अंडर राइटिंग टू सब्सक्राइब द अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स और डिबेंचर। तो भैया वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है कंपनी का कि अंडर जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स या डिबेंचर्स है उनको सब्सक्राइब कर रहा है, तो इसके लिए वो कमीशन चार्ज करेगा और कंपनी उसको कमीशन पे करती है। ठीक है, द अंडर राइटर्स चार्ज कमीशन विच इज कैलकुलेटेड ऑन द इशू प्राइस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर।
तो कैसे कैलकुलेट होता है उसका कमीशन? शेयर जो है प्राइस, उसका शेयर का जो प्राइस है या डिबेंचर का जो प्राइस है उसके बेसिस पे उसका कमीशन डिसाइड होता है। वो पूरे एक उसकी प्रोसेस होती है, उसके पूरे कैलकुलेशंस होते हैं, अपने सिलेबस में नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। Now, payment of underwriting commission is shown as outflow of cash under financing activity। अपने मतलब की जो चीज थी वो आखिरी लाइन में लिखी है केवल। ये जो चीजें थी ये तो मैंने आपको जनरली आपके आइडिया, आपके नॉलेज के लिए बताई, ठीक है। आखिरी की लाइन जो है वो काम की है कि यदि भैया मैं अपने अंडरराइटर जिसको मैंने काम सौंपा था कि भैया मेरे जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स रह गए हैं जिसकी वजह से मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है, इनको जाके पब्लिक में सब्सक्राइब कर दो, उसने वो काम करा, वो इसके लिए कमीशन मांगेगा, मैं उसको कमीशन पे करूंगी, तो मेरे लिए एक खर्चा है, एक्सपेंस है। और ये अंडरराइटिंग का या कमीशन जो पे कर रहे हैं ये जो एक एक्सपेंस है ये काय में आएगा? आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्यों आएगा मैम, ऑपरेटिंग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो पैसा है ये मैंने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए ये खर्चा करा है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरे शेयर्स बचे हुए और डिबेंचर्स जो रह गए अनसब्सक्राइब जो है वो सब्सक्राइब्ड हो जाए और मुझे पैसा मिल जाए, मुझे शेयर्स पे कैपिटल मिल जाए, डिबेंचर्स पे बोरोड अमाउंट मिल जाए। दैट इज वाई मैंने उसको अपॉइंट किया, उस अंडरराइटर को, उसने मेरा काम किया और मुझे कैपिटल मिली। तो ये पूरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो चल रही है, तो इस एक्टिविटी में आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब आपका खर्चा आउटफ्लो कहलाएगा अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। चाहे शेयर इशू करते दौरान कोई भी खर्चा लग रहा है या आप शेयर या डिबेंचर इशू करते दौरान यदि कमीशन पे कर रहे हो अपने अंडरराइटर को, तो बेटा ये सब आपका आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। क्लियर है? भूलना नहीं, कभी क्वेश्चन में आ जाए तो इनको ना तो ऑपरेटिंग समझना या ये भी मत समझना ये तो तीनों में कहीं नहीं आएगा, हटाओ, नहीं, ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में। क्लियर हुआ? तो लाइक और शेयर कर दो अब जल्दी से, फटाफट से, सभी को बोल रही हूं फटाफट से सभी को लाइक और शेयर करना है। डन कर दिया? चलिए तो गाइस ये हो गया अपना कंप्लीट। आगे और है क्या? बिल्कुल, इट इज टू बी नोटेड दैट शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर को इशू करते टाइम जो खर्चे हैं और जो आपके अंडर राइटिंग कमीशन है, अंडर राइटिंग कमीशन मतलब जो अभी मैंने समझाया, अंडर राइटर को जो कमीशन दे रहे हैं उसकी सर्विस के लिए, आर रिटर्न ऑफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम सिक्योरिटीज, प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इन दैट ऑर्डर। क्या मतलब हुआ कि खर्चा है भैया, पे ऑफ करना पड़ेगा, ये कमीशन भी पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये रिटर्न ऑफ मतलब कहां से पे करोगे, कहां से ये खर्चा पे करोगे, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो आप या तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट में से आप कर सकते हो, दूसरा आपके कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट है वहां से पे कर सकते हो, और तीसरा आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से भी माइनस कर सकते हो, क्योंकि खर्चा है कहीं ना कहीं से तो ये डेबिट हो गई होगा। तो या तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से कर दो, कैपिटल रिजर्व से कर दो या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कर दो। तीन रास्ते हैं, जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया सभी को बढ़िया तरीके से? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कुल मिला के कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, जो भी पैसा आ रहा है उसको ऐड कर दो पहले, ठीक है, उसको क्या कर दो, उसको ऐड कर दो पहले, जो भी जिस भी तरीके से आपके पास पैसा आ रहा है पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा पूरा इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, जैसे कि शेयर्स इशू करके पैसा कैपिटल लाना, प्रेफरेंस इशू करके कैपिटल लाना, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, यदि प्रीमियम भी आ रही है तो वो भी ऐड होगी, क्योंकि पैसा आ रहा है, जैसे भी आ रहा हो पैसा तो आ रहा है ना, बस इनफ्लो होना चाहिए। डिबेंचर इशू करके पैसा आ रहा है, लोन लेके पैसा आ रहा है, कोई बोरोइंग है, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, जैसे भी पैसा आ रहा है आने दो, आने दो, सबको इनफ्लो को ऐड कर दो, माइनस क्या कर दो, जैसे भी पैसा बाहर जा रहा है, जैसे भी मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना, डिबेंचर्स को रिडीम करना, लोन का रीपेमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग का रीपेमेंट, डिविडेंड देना, इंटरेस्ट देना, जब भी पैसा जा रहा है माइनस कर दो, बस केवल और केवल आपको इतना ही करना है। क्लियर हुआ? समझ में आ गई कहानी? तो बस ये हो गए हमारी तीनों एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ लाइक और शेयर हो जाए, अब जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। फाइनली गाइस वी हैव डन विद दिस, कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग अगली वाली क्लास में
इसी से रिलेटेड सवाल करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं आपको, यही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। क्लियर? तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई जो पढ़ाया है एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। पहले हम सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस को और निपटा लें, उसके बाद फिर हम ओवरऑल कैश फ्लो के क्वेश्चंस भी बहुत जल्द करेंगे। एडजस्टमेंट्स भी और विदाउट एडजस्टमेंट के तो फिर बहुत सारे करेंगे, क्योंकि सॉरी विद एडजस्टमेंट वाले बहुत सारे करेंगे, विदाउट वाले तो सिंपल है, पर विद एडजस्टमेंट्स वाले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। क्लियर? तो चलिए गाइज, अब जल्दी से पहले तो लाइक और शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और आज के सेशन को यहीं पर हम करते हैं वाइंड अप। वी हैव डन विद टुडे, तो जल्दी से लाइक शेयर कर देना। बाकी तो फिर अगली क्लास में आना, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कॉपी पेन लेकर आइएगा। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन की बारी है। हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो डेली क्लासेस में आप लोगों को मेरे साथ और चैनल के साथ बने रहना है, जुड़े रहना है, आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, और जो आपको प्रोवाइड कराता है 101% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। चैनल को जिस प्रकार से यूट्यूब पे सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा चैनल मिलेगा, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के डिटेल वीडियोस, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भर भर के मिल जाएंगे। ठीक है? चैनल को जाके जरूर सर्च करना एंड सब्सक्राइब कर लेना। इवन आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आराम से आप एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि आप इंटरेस्टेड है ई बुक्स एंड ई नोट्स के लिए, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मिलेगा भाई, चेक करो, उस लिंक को क्लिक करो और ई बुक्स, ई नोट्स आप अवेल करके लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टाइम पास करते हो, तो टाइम पास करना बंद करो, फॉलो करिए हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को और अपनी लर्निंग में टाइम को यूटिलाइज कीजिए, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करो, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए, अपने टाइम के यूटिलाइजेशन के लिए, टाइम को वेस्ट करने के लिए नहीं। ठीक है? तो यहाँ पर टाइम पास नहीं होना चाहिए, रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं देखना है आपको। देखना भी है तो एजुकेशन की फील्ड में नॉलेज को बढ़ाने के लिए देखिए। ठीक है? तो आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हो तो बेटा करो, कोई मना नहीं है, लेकिन पॉजिटिवली यूज करिए। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, अपनी लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हो, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना सकते हो। जैसे कि यूट्यूब पर हम आपको मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पर हम आपको मिल जाएंगे। तो जरूर हमें फॉलो करिए और अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बनाइए। तो जरूर से फॉलो करिएगा। बाकी तो फिर आज के इस सेशन को बेटा लाइक और शेयर कर देना, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है। तो इसी के साथ वाइंड अप कर रहे हैं हम आज के सेशन को। कैसा लगा बताना जरूर, लाइक और शेयर तो भैया करके ही जाना। ठीक है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ हम अमेजिंग से क्वेश्चंस जो साथ में मिलकर हम डिस्कस करेंगे। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।